बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में। आज पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रिया विधि। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अधिशोषण और अवशोषण क्या होता है। अधिशोषण और अवशोषण के बारे में जान चुके हैं और अधिशोष और अधिशोषक क्या होता है और अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। ये दोनों में अंतर हम लोग जान चुके हैं। तो आज उसी के आगे हम लोग ये पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रिया विधि। ये पूरा देखेंगे, फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, यहाँ पर 11th की चीजें हैं। यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर इसको नोट कर रहे हैं। एक ऊष्मागतिकी में एक फार्मूला था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर देखेंगे, जहां पे ये डेल्टा जी क्या है, गिब्स, यहां पर ये गिब्स ऊर्जा है और यहां पर डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी। और यहां पर देखेंगे ये टी क्या है, टी जो है तापमान है। और यहां पर डीएस क्या है, यहां पर देखेंगे एंट्रोपी। यहाँ पर एक चीज को यहाँ पर हम समझेंगे। यहाँ पर क्या यहाँ पर होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखेंगे इसको डेल्टा जी की यहाँ पर ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये फर्स्ट ईयर में ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर से यहाँ पर लिया गया है। डेल्टा जी यहाँ पर हमको ये पढ़ना है कि ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रिया विधि पढ़ना है, इसलिए हमको इस फार्मूले से ही यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर ये देखेंगे ये गिब्स ऊर्जा है और जहाँ पर डेल्टा एच क्या, एंथैल्पी का मतलब ये होता है ऊर्जा से मतलब है। जहां पर एंथैल्पी वर्ड आ जाए वहां पर समझिएगा ऊर्जा से मतलब है। और टी जो है तापमान है और डेल्टा एच जो है एंट्रोपी है। सबसे पहले हम एक वर्ड चीज को यहाँ पर समझते हैं कौन क्या चीज है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे डेल्टा जी, यहाँ पर डेल्टा जी की यहाँ पर 3 वैल्यू हो सकता है। डेल्टा जी का यहाँ पर 3 वैल्यू हो सकता है। एक तो डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो सकता है, एक देखेंगे डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पर एक देखेंगे डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, और एक देखेंगे डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। एक यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक क्या है यहाँ पर निगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर डेल्टा इस फार्मूले में जब डेल्टा जी की वैल्यू जब यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाए तो यह प्रक्रम साम्यावस्था में कहलाएगा। जब यहाँ पर डेल्टा जी अर्थात यहाँ पे फार्मूले में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो अस्वतः प्रक्रम कहा जाता है। अस्वतः प्रक्रम, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे यदि यहाँ पर डेल्टा जी का मान यहाँ पर निगेटिव आ जाता है तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे स्वतः प्रक्रम। इस चीज को यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हम 3 वर्ड बोले हैं। जब डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए तो वो साम्यावस्था में, डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए तो यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर अस्वतः प्रक्रम। और डेल्टा जी का मतलब यहाँ पे स्वतः प्रक्रम। इसको समझेंगे यहाँ पर एग्जांपल्स के माध्यम से, कब साम्यावस्था में होगा, कब अस्वतः प्रक्रम होगा, कब जो है यहाँ पर स्वतः प्रक्रम होगा। एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई 2 रूम है। सपोज करिए ये दोनों रूम आपस में क्या हुआ है, सटा हुआ है। ये मान लेते हैं फर्स्ट रूम है, ये मान लेते हैं कौन सा रूम है, सेकंड रूम है। अब यहाँ पर ये इस पहले वाले रूम में मान लेते हैं यहाँ पर हीलियम गैस को हम यहाँ पर इसमें भर देते हैं
लगा हुआ है, जैसे ही इस खिड़की को हम खोलेंगे वैसे ही गैस इसमें से क्या होगा, इसमें से ये हमारा पहले रूम खाली था, ये हमारा रूम खाली था और इसमें हीलियम गैस भरा हुआ था, हीलियम गैस। यानी कि जब इस खिड़की को खोलते हैं तो यानी कि ये देखेंगे ये क्या होगा, हीलियम गैस इस खाली वाले रूम में यहाँ पर आना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि ये धीरे धीरे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखेंगे यानी कि हम जैसे ही खिड़की को खोले वैसे अपने आप ये स्वतः प्रक्रम ये जो है चालू हो गया, यानी कि ये गैस जो है दूसरे रूम में यहाँ पर जाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि ऐसे प्रक्रम को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्वतः प्रक्रम बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर देखें ये गैस जो है जैसे ही खिड़की यानी कि हम जैसे शुरुआत की कह सकते हैं कि स्वतः प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जिसमें अगर शुरुआत कर दिया जाए तो क्या होता है, हमेशा अपने आप ही शुरू रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या होता है, गैस इसमें जो खाली रूम है इसमें क्या होगा, जाने लगेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये गैस ये जो गैस भरा हुआ है एक गैस ना तो इसमें जाएगा ना तो इसमें जाएगा, यानी कह सकते हैं वे बैलेंस की अवस्था, यानी जब दोनों ये बैलेंस में हो जाएंगे, ये जब दोनों यहाँ पर बैलेंस में हो जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे साम्यावस्था कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर फर्स्ट रूम से सेकंड रूम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, सॉरी यहाँ पर जो गैस है ये गैस इस ना तो इसमें से इसमें जा रहा है फर्स्ट रूम से सेकंड रूम में, ना सेकंड रूम से फर्स्ट रूम में, तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था बोलेंगे। अर्थात यहाँ पे डेल्टा जी का मान क्या होगा, उस समय 0 होगा। अब यहाँ पर अब ये समझेंगे अस्वतः प्रक्रम क्या होता है। दो चीज तो हमको समझ में आ गया होगा, स्वतः प्रक्रम क्या है और साम्य अवस्था क्या है। अब यहाँ पर ये समझेंगे अस्वतः प्रक्रम। अस्वतः प्रक्रम देखेंगे यहाँ पर जो ये गैस यहाँ पर इस रूम सेकंड रूम में यहाँ पर आया है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें से हम कोई एक हीलियम गैस को यदि पकड़ करके इस रूम में जबरदस्ती यहाँ पर इस रूम में डालें तो इसके साथ में और सभी कण यहाँ पर इस रूम में नहीं जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर जिस गैस के पार्टिकल को हम यहाँ पर एक रूम से दूसरे रूम में भेज रहे हैं उसको जबरदस्ती पुश कर रहे हैं, यानी कि उसको ये एक रूम से दूसरे रूम में पहुँचाने के लिए कुछ ऊर्जा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन यानी कि जहाँ पर आता है इस रूम से इस रूम में, यानी कि एक कण को यहाँ पर सेकंड रूम से फर्स्ट रूम में यदि भेजा जा रहा है कोई बाहरी एनर्जी दे करके, तब ऐसा प्रक्रम जहाँ पर आता है वो क्या कहलाता है, अस्वतः प्रक्रम कहलाता है। ये चीज समझ गए होंगे कि स्वतः प्रक्रम क्या होता है, और यहाँ पर ये देखेंगे स्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम और साम्य अवस्था, ये तीनों चीज समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताया। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एक गिब्स ऊर्जा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेल्टा। यहाँ पर तापमान तो तापमान कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा एस की बात करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर डेल्टा एस, यहाँ पर डेल्टा एस हमारा क्या है, एंथैल्पी। डेल्टा एस का मतलब होता है बिखराव का मापक। डेल्टा एस का मतलब होता है बिखराव का मापक। इसको समझेंगे। यहां पर हमने लिखा है वर्ड बिखराव का मापक। अब यहां पर इस वर्ड को समझेंगे। हम यहां पर मान लेते हैं, हम तीन चीज लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं एक जगह पे हमने क्या लिया है, एक गैस लिया है जिसके अणु यहां पर बहुत दूर दूर है। ये हम क्या लिए हैं, यहां पर एक गैस है। और दूसरा हमने क्या लिया है, यहाँ पर मान लेते हैं लिक्विड है जिसके अणु थोड़ा और क्या क्या है, पास पास। तो यहाँ पर एक गैस की अपेक्षा देखेंगे ये क्या है, ये द्रव है। अब यहाँ पर देखेंगे एक तीसरा कंडीशन हम क्या लेते हैं, एक तीसरा कंडीशन यहाँ पर सॉलिड लेते हैं जिसके अणु क्या होते हैं, ये बहुत पास पास होते हैं। तीनों चीज को यहाँ पर समझेंगे। हम यहाँ पर एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, एंट्रोपी को यहाँ पर समझेंगे। ये द्रव है, ये गैस द्रव है
और ये क्या है, ये ठोस है। अब यहाँ पर समझेंगे हम क्या लिखे, बिखराव का मापक। बिखराव का मापक का मतलब यहाँ पर एक गैस का द्रव में हो सकता है, इसको समझेंगे, गैस का द्रव में हो सकता है, या द्रव का गैस में हो सकता है, द्रव का गैस में हो सकता है, या फिर यहाँ पर द्रव का ठोस में हो सकता है, द्रव का ठोस में हो सकता है, या ठोस का द्रव में हो सकता है, ठोस का द्रव में हो सकता है। अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर हमने ये 4 कंडीशन लिखा है। अब ये 4 कंडीशन में जब गैस जो है द्रव में बदलता है, ध्यान देंगे, ये जो गैस है, गैस जब द्रव में बदलता है, यानी कि यहाँ पर जब ये इसमें बदलता है, यहाँ पर जो गैस है, गैस द्रव में बदलता है, तो यहाँ पर ये इसका बिखराव, यानी कि जो यहाँ पर देखिए इसके अणु जो दूर दूर है, ध्यान देंगे, इसमें जो अणु क्या है, ये दूर दूर है, ये जैसे ही द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे ही इसके अणु क्या होंगे, ये पास पास आ जाएंगे। कहने का मतलब उसका बिखराव पहले बहुत ज्यादा था, अब उसका बिखराव क्या हो गया, कम हो गया। जब यहाँ पर कम होता है तो यानी कि तब यहाँ पर डेल्टा एस, तब यहाँ पर डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या मानते हैं, निगेटिव। कह सकते हैं जब ये बिखराव यहाँ पर कम होता है तो यहाँ पर डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब यहाँ बिखराव समझेंगे, बिखराव जब यहाँ पर कम होगा तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इसमें निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से ऊर्जा क्या हो रही है, ये इसमें मुक्त हो रही है, यहाँ पर डेल्टा एस। अब यहाँ पर द्रव से गैस में जा रहा है, अब इसको देखेंगे, यहाँ पर ये द्रव से गैस में जा रहा है। अब ये द्रव पहले इसके अणु पास पास थे, अब ये दूर दूर हो गए। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बिखराव इसमें अधिक हो रहा है। जब बिखराव अधिक होगा तब डेल्टा एस का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे इसमें देखेंगे द्रव से सॉलिड में, यानी कि इसको इसमें जा रहा है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा एस, पहले द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर थे, अब उसके अणु क्या हो गए और पास पास हो गए। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, जब बिखराव जो होता है वो पास पास आता है तब उस समय डेल्टा एस का मान क्या आता है, निगेटिव आता है, इसको याद रखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर डेल्टा एस जब ठोस का द्रव में, यानी कि इसका पहले ये पास पास था, ये क्या हो गया, दूर दूर हो गया, तब डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज इसको याद रखेंगे। यहाँ पर कब डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही समझेंगे कि जितनी अधिक बिखराव होगा उस समय डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी जो होगा, एंट्रोपी उस समय क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब उसकी बिखराव जो है कम होगा उस समय यहाँ पर क्या होगा, उस समय यहाँ पर डेल्टा एस का मान निगेटिव होगा। इसको यहाँ पर याद रखें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे एक यहाँ पर समझेंगे अधिशोषण के लिए, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अधिशोषण के लिए, इसके पहले हम आपसे चर्चा कर चुके थे कि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर जैसे मान लेते कोई गाड़ी है, तो गाड़ी के ऊपर यहाँ पर धूल मिट्टी के कण जो है, जो यहाँ पर आते हैं, ये कुछ ना कुछ उसमें आकर्षण पाया जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्या पाया जाता है, ये इसके ऊपर क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं। यानी कि गाड़ी के ऊपर जो धूल मिट्टी के कण जो है यहाँ पर ये उस समय हम आपको बताया था, जो धूल मिट्टी के कण आगे चिपकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोष कहते हैं। और जिस पर चिपकते हैं वो क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। ये हम पीछे भी चर्चा कर चुके थे। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर यहाँ पर ये धूल मिट्टी के कण इस पे एकत्रित हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अधिशोष कहेंगे। जिस पर हो रहे हैं अर्थात गाड़ी के ऊपर हो रहे हैं, गाड़ी हमारा क्या है, यहाँ पर अधिशोषक है। अब यहाँ पर ये बात करें, ये जो पूरा सिस्टम है, इसी को यानी कि जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं, निकाय, या उसी को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर ये बात करते हैं, यहाँ पर जब देखिए
केमिस्ट्री में अगर यदि कोई किसी सतह पर आके उस पर चिपकता है तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी कि बिना आकर्षण के धूल मिट्टी के कण उस पर नहीं चिपकेंगे। यानी कि केमिस्ट्री में कह सकते हैं यदि आकर्षण होता है उस समय ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है, यानी कि कुछ ऊर्जा जो है वहां से मुक्त होता है, तभी वो जो है आकर के यहाँ पर चिपकता है। तो इसको केमिस्ट्री में समझेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं ये ऊर्जा जब ये मुक्त होता है तो उस समय क्या होता है, ये ऊष्मा छेपी प्रकरण कहलाता है, ऊष्मा छेपी प्रकरण होगा। यहाँ पर ये देखेंगे डेल्टा एच जो एंथैल्पी, ये तो हम समझ गए हैं, हम ये चीज समझ गए हैं डेल्टा जी के बारे में समझ चुके हैं, गिब्स ऊर्जा के बारे में समझ चुके हैं। गिब्स ऊर्जा क्या है, गिब्स ऊर्जा यहाँ पर 3 प्रकार के हो सकते हैं, तीनों को हमने यहाँ पर समझाया क्या है। और यहाँ पर एक डेल्टा एस को हमने यहाँ पर डेल्टा एस का यहाँ पर बिखराव का मापक है, जो यहाँ पर इस तरीके से डेल्टा एस का मान यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी की बात करते हैं। तो एंथैल्पी में हमने ये बताया जब कोई भी धूल मिट्टी के कण या कोई भी पार्टिकल किसी सतह पर आके चिपकता है तो बिना आकर्षण के उस सतह पर नहीं चिपकेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो अधिशोष, यानी कि जो चिपकता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोष कहते हैं, अर्थात जो धूल मिट्टी के कण जो गाड़ी के ऊपर आके चिपक रहा है उसको अधिशोष कहेंगे, और जिस पर चिपक रहा है वो क्या कहेंगे, वो अधिशोषक कहलाता है। और उस पूरे जो ये पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये सिस्टम बोलेंगे, निकाय बोलेंगे। ये भी हमने बताया केमिस्ट्री में जहाँ पर आकर्षण वर्ड आता है तो वहां पर ऊष्मा छेपी प्रक्रम होता है, यानी कि यहाँ पर ये क्या होगा, ऊष्मा छेपी प्रक्रम होगा। जहां पर ऊष्मा छेपी प्रक्रम होता है वहां पर देखेंगे डेल्टा एच का मान जो होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये चीज समझ में आ गया है। यहाँ पर अगर से यहाँ पे कहीं भी आकर्षण वर्ड आता है तो केमिस्ट्री वर्ड में हमने बात किया कि वहां पर एक क्या हो जाएगा, ये ऊष्मा छेपी प्रक्रम होगा, तो उस समय डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, वहां पर नेगेटिव होगा। ये चीज यहाँ पर हमने यहाँ पर ये चीज बताया आपको कि डेल्टा जी के बारे में, डेल्टा एच के बारे में और डेल्टा टी एस के बारे में। तो यहाँ पर जो ये समीकरण आया कहाँ से, इसका यहाँ पर हमको नहीं पढ़ना है, हम यहाँ से ये समीकरण आपको बता रहे हैं, ऊष्मागतिकी से यहाँ पर ये समीकरण आया है। तो उसमें यानी कि यहाँ पर इस समीकरण में हमको यहाँ पर इसके आधार पर अधिशोषण की क्रिया विधि को पढ़ना है। अब यहाँ पर ये हम समझेंगे कि यहाँ पर एंट्रोपी, अब इसी में बात करते हैं जो यहाँ पर, अब इसमें एंट्रोपी की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं ये जो यहाँ पर कोई यहाँ पर सिस्टम था, यानी कि जो यहाँ पर ये हमारा निकाय है, मान लेते हैं ये गाड़ी है, हमारा सिस्टम क्या है, गाड़ी है। जब गाड़ी पर यहाँ पर धूल मिट्टी के कण यहाँ पर जब ये इसके ऊपर चिपके हुए नहीं थे, यानी कि ये क्या हो रहा था, यहाँ पर ये धूल मिट्टी के कण यहाँ पर ये इसके सतह पर चिपके हुए नहीं है, यानी कि ये हवा में उड़ रहे हैं। तो यानी कि जब ये आपस में धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे एकत्रित, यानी कि इनके जो बिखराव है, बिखराव धीरे धीरे जब कम हो करके, यानी कि कम हो करके जब देखेंगे इस सिस्टम पर क्या होगा, इसके ऊपर धीरे धीरे यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि इसमें बिखराव अधिक है या इसमें बिखराव अधिक है, तो इसमें हमको देखकर ये बताना है डेल्टा एस का मान जो होगा, अर्थात यहाँ पे जो एंट्रोपी होगा, एंट्रोपी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। हमने एक वर्ड यहाँ पर बताया है, जब यहाँ पर बिखराव की मात्रा क्या होती है, कम होती है, यानी कि पहले दूर दूर थे, जब वो पास होने लगते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। तो उस समय एंट्रोपी का मान, अर्थात यहाँ पे डेल्टा एस का मान जो हो जाएगा, डेल्टा एस का मान उस समय यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव बोलेंगे। ये बात आप समझ चुके होंगे। तब हम एंट्रोपी की यहाँ पर इसमें देखेंगे, इसके लिए यहाँ पर कह सकते हैं, इसके लिए डेल्टा एस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
अब इसके तुलना में यहाँ पर देखेंगे इसका बिखराव, यदि इसके कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर ये बिखराव अधिक है, इसका बिखराव क्या है, कम है। जब इस गाड़ी के ऊपर यहाँ पर धूल मिट्टी के कण जम जाते हैं यानी कि चिपक जाते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। आकर्षण होने की वजह से यहाँ पर वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसमें उसमें एंथैल्पी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, और उसमें बिखराव क्या होता है, कम होता है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये एंट्रोपी बोलते हैं। जिसमें इसमें देखेंगे बिखराव यहाँ पर धीरे धीरे कम होगा, जिसमें एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है। जहाँ पर ऊर्जा मुक्त होता है वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। इधर यहाँ पर इसके आगे हम इसको नोट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर समझेंगे जो हम यहाँ पर फार्मूला यहाँ लिखे हैं डेल्टा जी, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू लिखा गया है डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। उसी फार्मूले को ये हमारा समझ, यहाँ पर हमने एक एक वर्ड को समझाया, एक एक वर्ड यहाँ पर है क्या चीज़। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये अधिशोषण के लिए। यहाँ पर ये लिखेंगे इस फार्मूले में अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए, अधिशोषण के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे अधिशोषण के लिए जो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये फार्मूले में, जो ये फार्मूले में है, फार्मूले में अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, डेल्टा जी, यहाँ पर डेल्टा एच, डेल्टा एच का मान क्या आया है, निगेटिव आया है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एच जो हो जाएगा ये निगेटिव रखेंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डेल्टा ए डी एस, ए डेल्टा एस की वैल्यू जो हो जाएगा ये निगेटिव रखेंगे, तो माइनस टी, टी तापमान, तो यहाँ पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा एस। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस का इंटू जब करेंगे वो प्लस होता है, तो अर्थात यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जो हो जाएगा ये प्लस, ये माइनस होगा, माइनस डेल्टा एच। अब यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस टी डेल्टा एस। अब इस फार्मूले से हम यहाँ पर समझेंगे, इस फार्मूले से हम यहाँ पर समझेंगे अब डेल्टा जी का मान यहाँ पर ये तीन कंडीशन में हो सकता है। डेल्टा जी का मान हमने शुरुआत में ही बोला था, डेल्टा जी का मान यहाँ पर तीन कंडीशन में कब जीरो होगा उसको हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहली चीज यहाँ पर डेल्टा एच, जब ये डेल्टा एच और ये देखेंगे केस नंबर फर्स्ट, ऐसे कह सकते हैं केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर डेल्टा एच, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए टी, टी और डेल्टा एस, यानी कि जब दोनों मान आपस में क्या होंगे यहाँ पर बराबर होंगे, जब अर्थात डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा टी एस की वैल्यू, यहाँ पर टी डेल्टा एस की वैल्यू जब दोनों में आपस में बराबर होगा तब उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, डेल्टा जी अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। जैसे इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये दोनों हम कह रहे हैं बराबर है, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं डेल्टा एच, डेल्टा एच की वैल्यू हमने मान लिया 3, सपोज करिए यहाँ पर हमने केस नंबर फर्स्ट की बात किया है, जब डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, टी डेल्टा एस, तब उस समय डेल्टा जी का मान क्या होगा, जीरो, अर्थात उस समय यहाँ पर क्या होगा, वो साम्य अवस्था में होगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू 3 उतना, तब यहाँ पर टी डेल्टा एस का मान भी क्या होगा, 3, तो उस समय इस फार्मूले में हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे -3 हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर 3 लिए हैं,
और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या होगा टी डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 0। उस समय यानी कि जब केस नंबर फर्स्ट में हमने बात किया है, जब यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर 0 कब होगा, जब डेल्टा एच इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा टी डेल्टा एस, तब उस समय यहाँ पर ये पूरा प्रक्रम हमारा क्या होगा, उस समय साम्य अवस्था में यहाँ पर होगा। इस चीज को यहाँ पर उसको देखेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर करते हैं, जब केस नंबर सेकंड की समझेंगे इसे, केस नंबर सेकंड में यहाँ पर बात करें, ये ऐसा हो सकता है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन क्या हो सकता है टी डेल्टा एस, ऐसे भी हो सकता है। तो उस समय यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं अगर से डेल्टा एच का मान डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा टी एस, अर्थात ये ज्यादा है ये कम है, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको देखेंगे। मान लेते हैं डेल्टा एच की वैल्यू ये 4 है, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है 4 है, क्योंकि ये इससे ज्यादा है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू मान लेते हैं टी डेल्टा एस इज इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर क्या है 3। अब इसको इस फार्मूले में यदि रखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एच की जगह पर क्या रखेंगे 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर टी डेल्टा एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी डेल्टा एस का मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि जब इस कंडीशन में होगा तब डेल्टा जी का मान क्या आएगा, डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा निगेटिव आएगा, यानी कि तब जब यहाँ पर निगेटिव आता है तब एक ऐसा प्रक्रम होगा स्वतः प्रक्रम होगा, इसको याद रखिए। अब यहाँ पे केस नंबर थर्ड यानी कि केस नंबर थर्ड की बात करें, यहाँ पर केस नंबर थर्ड की बात करें, केस नंबर थर्ड में ये हो सकता है कि इससे ये ज्यादा हो ये कम हो, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये हो सकता है कि डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। आप इसको देखते हैं यहाँ पर करके, इसको करके देखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा एच बराबर मान लेते हैं 3 है, और यहाँ पर ये मान लेते हैं टी डेल्टा एस इज इक्वल टू मान लेते हैं 4। अब इस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये -3 और यहाँ पर हो जाएगा +4, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर क्या आएगा +1। अब यहाँ पर देखिए ये उस समय यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, अब जब यहाँ पर ये जो है ऐसा कंडीशन होगा जब डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, यानी कि टी डेल्टा एस से जब यहाँ पर डेल्टा एस का मान क्या होगा कम होगा, उस समय यहाँ पर ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल्टा जी, यहाँ पर ये डेल्टा जी है तो अर्थात गिब्स ऊर्जा उस समय पॉजिटिव होगा। हम यहाँ पर आपको बताए हैं जब पॉजिटिव होगा उस समय कैसा प्रक्रम होगा, अस्वतः प्रक्रम होगा, अस्वतः प्रक्रम यहाँ पर होगा। ये हमने 3 कंडीशन यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पेपर में आपको आएगा, यहाँ पे दे देगा ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये चीज आपको ये पूरा इस तरीके से ऐसे समझा करके इसको लिखना होगा। इसको हम यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर इसको मिटा करके यहाँ पर हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, जिससे आप अपने कॉपी में इसको आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर इधर हम इसको नोट कर दे रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट किया है अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा के मान में सदैव कमी आती है। यहाँ पर ध्यान देंगे कोई भी सिस्टम में यदि अधिशोषण होता है, अधिशोषण का मतलब अधिशोष जो है अधिशोषक की जगह अधिशोषक के पार्ट पर क्या होता है चिपक जाता है, तो उसे अधिशोषण कहते हैं। तो अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा के मान में क्या होता है सदैव कमी आता है।
जो कि ऊष्मा के रूप में क्या होता है, मुक्त होता है, अर्थात वहाँ पे ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। अर्थात अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जो यहाँ पर हम पीछे आपको ये करके दिखाए थे। डेल्टा एच उस समय एंथैल्पी का मान क्या होगा, यहाँ पर एंथैल्पी का मान यहाँ पे जब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा, हम आपको ये बताए हैं जब कोई पार्टिकल किसी सतह पर चिपकता है तो उसमें एक आकर्षण होता है। तो ये भी बताए हैं केमिस्ट्री में जब आकर्षण वर्ड आता है तो वहाँ पर ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होता है, ऊर्जा कह लीजिए, ऊष्मा कह लीजिए, वो मुक्त होता है। उस समय एंथैल्पी अर्थात यहाँ पे ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। उसके बाद देखिए अधिशोषण होने पर एंट्रॉपी का मान क्या होता है, घटता है। यानी कि जैसे अधिशोषण का मतलब जो पहले दूर दूर पार्टिकल यहाँ पर बिखरे हुए थे, अधिशोषण का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूर दूर जो पार्टिकल बिखरे हुए हैं वो किसी सतह पर आके चिपक जाते हैं। कहने का मतलब वो जो बिखरे हुए हैं वे धीरे धीरे वो क्या होता है, उनका बिखराव कम हो जाता है, तो जिससे वो किसी सतह पर आके अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो अधिशोषण होने पर एंट्रॉपी का मान क्या होता है, घटता है, जिससे डेल्टा एस का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। क्योंकि बिखर यहाँ पर देखिए हमने लिखा है क्योंकि बिखराव क्या होता है, कम होता है। उस समय जब अधिशोषण होता है उस समय वहाँ पर धीरे धीरे उसके अणु जो होते हैं पास पास आते हैं, तो बिखराव कम होता है। उसी को हमने लिखा स्वतः प्रकरण हेतु डेल्टा एच को पर्याप्त ऋणात्मक होना पड़ेगा ताकि वह डेल्टा टी एस से ज्यादा हो। जो यहाँ पर हमने इस केस में दिखाया है कि यहाँ पर देखेंगे स्वतः प्रकरण हेतु, यानी कि स्वतः प्रकरण यहाँ पर है, स्वतः प्रकरण के लिए कि यहाँ पर हमने ये बोला है कि स्वतः प्रकरण है तो डेल्टा एच को पर्याप्त ऋणात्मक होना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डेल्टा एच की वैल्यू जो है, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर रखा गया पर्याप्त, यानी कि इससे क्या है, ये ऋणात्मक ज्यादा है, यानी कि इससे ये क्या है, ज्यादा ऋणात्मक है, ऋणात्मक होना पड़ेगा ताकि वह डेल्टा टी एस से क्या हो, ज्यादा हो। तो डेल्टा एच के टी डेल्टा एच के बराबर होने पर साम्य स्थापित हो जाता है। जब यहाँ पर डेल्टा एच और टी एस जब आपस में बराबर होते हैं उस समय ये अभिक्रिया क्या होती है, साम्य की अवस्था में होती है। तो ये हमने आपको ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रिया विधि को एक्सप्लेन किया। अब पेपर में यहाँ पर ये पूछता है कि ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अधिशोषण की क्रिया विधि का उल्लेख कीजिए, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर ऊष्मागतिकी के समीकरण से। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ पर ये चीज़ तो आपको हम समझाने के लिए ये चीज़ लिखे हैं, बीच का पार्ट जो है ये सब आप अपने समझने के लिए कापी में कहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको जो है ये इतना पार्ट जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा पेपर में। इसको हम विशेष ध्यान देंगे। ये चीज़ आपको बीच में हम समझाने के लिए बोले हैं कि एंट्रॉपी को किस प्रकार समझेंगे और यहाँ पर गिब्स ऊर्जा को किस प्रकार समझेंगे और एंथैल्पी को किस प्रकार समझेंगे। ये चीज़ हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखें, जो यहाँ पर आपको पेपर में लिखना रहेगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।